जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं जीके की क्लास और इस जीके की क्लास में अभी हमको क्या देखना है तो पॉलिटी के क्वेश्चन देखने हैं। अब इसमें आपको बता दें जितने सारे क्वेश्चन हैं ये सभी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हैं। अभी हम एक क्या कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा आप लोगों को लगेगा कि एक ही चैप्टर का कितने दिनों तक चलेगा, तो भाई जितने क्वेश्चन रहते हैं उसके रिलेटेड हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये थोड़े से आप लोगों को अब कुछ लेवल दिखना शुरू हो गया है कि थोड़े से लेवल अब टफ हो रहे हैं। ठीक है, लेवल अप हो रहा है, टफ से ज्यादा कहें अप हो रहा है, यानी धीरे धीरे ये लेवल आपका बढ़ाया जा रहा है। और इसमें आप लोगों को अब थोड़े से कठिन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बट ऐसे घबराना थोड़ी है कि कठिन क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग भाग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं नियंत्रित करने के लिए पहला प्रयास कौन था, तो हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है, रेगुलेटिंग एक्ट, यही क्या किया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था यही रेगुलेट करने का काम किया, यानी कि इनको नियंत्रित किया। ठीक है, तो नियंत्रित कौन किया था, रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट ही इसमें पहला रहना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, ये पहला कानून था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किया गया। इसके पीछे का रीजन हमने आपको बताया था कि यहाँ के जो अधिकारी थे, जितने जो ब्रिटिश अधिकारी यहाँ आए थे, वे अपनी पूंजी जमा करने में लग गए थे। ठीक है, ये अपनी कंपनी को नहीं यहाँ ध्यान देते थे कि कंपनी हमारी आगे बढ़ जाएगी, अपनी पूंजी जमा करने के चक्कर में पड़ गए थे और इसी वजह से इनकी कंपनी लॉस में जा रही थी। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अब एक एक्ट पारित करते हैं जिससे इनको क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। ये लोग जो अभी हमारे यहाँ से जितना धन है सब कुछ जो है लूट रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे ध्यान दी जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था, ये आप ईयर इसका याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा 1784। और ये चार्टर एक्ट तो 1813, ये तो याद ही है, ये दिया भी गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, चाय चीनी का व्यापार केवल छोड़ के, और यहाँ से तो ब्रिटिश इंडिया का शासन स्टार्ट होगा। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रहेगा एक तरीके से वो समाप्त किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये सब तो हमने सेट कर दिया, फिर कहां से भी ऐसे हो रहा है। अच्छा, केवल एक नहीं सेट हुआ है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, केवल एक ही ऐसा है जी। चलिए पहला क्वेश्चन था। दूसरा यह है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। देखिए यहाँ पे बना था, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है 1784। ठीक है, 1784 में क्या हुआ कि एक आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक आ गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो क्या कर दिया गया कि यहाँ पे व्यापारिक कार्य, ठीक है, व्यापारिक कार्य, और अगर हम बात करें तो साथ में व्यापारिक कार्य के साथ साथ यहाँ पे राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य अलग अलग कब किए गए थे, तो हम कहेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और पिट्स इस समय कौन थे, विलियम पिट्स इस समय प्रधानमंत्री थे यहाँ के। ठीक है, इनके समय में इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि जब स्टार्टिंग फेज कौन सा था, यानी किस समय हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक केंद्रीकृत शासन जो है दिखाई देता है। केंद्रीकृत शासन का मतलब क्या होता है, उसकी नींव रखी गई थी स्टार्टिंग में, मतलब एक पहला प्रयास अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि पहला प्रयास इसमें हमको 1773 में तो थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा दिखता है। ठीक है, एक ऐसे, बट हम इसमें अभी देखेंगे कि 1773 में कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को हम क्या देखे थे कि हमने देखा कि भी बंगाल के गवर्नर को ना गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया है। अब जब इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया है तो जो बॉम्बे के गवर्नर थे, ठीक
ठीक है, बॉम्बे के गवर्नर को, और साथ में हम देखते थे कि मद्रास के गवर्नर को, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब इनके अधीन कर दिया गया तो एक तरीके से हमको दिख रहा है कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है वहां पर, तो केंद्रीकृत हो रहा है। बट इसमें क्या हम कह सकते हैं कि हाँ नींव रखी गई है, तो नींव रखी गई है, इसमें कह सकते हैं हाँ भाई नींव एक तरीके से रखी गई थी। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, 1784 में क्या हुआ, क्या इसमें भी ऐसा देखने को मिलता है, तो हाँ था, बट इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा कार्यों का पृथक्करण किया गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग इन सभी में अगर हम बात करें किस अधिनियम में, अगर केवल ऐसा पूछा जाए केवल एक अधिनियम, तो स्टार्टिंग फेज से यहीं से हमको पहला प्रयास था केंद्रीकरण का, तो हम कह सकते हैं 1773, इसी को याद रखिएगा अभी, क्योंकि जो है किस अधिनियम, केवल एक ही अधिनियम से रिलेट करके अगर वो पूछ रहा है तो ठीक है, बाकी इन सभी में काम तो हुए ही हैं सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, किस अधिनियम के बाद भारत में सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया, तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड किया जाता है हिस्टोरिकल अंडरपेनिंग को। हिस्टोरिकल अंडरपेनिंग का मतलब है कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जिसे हम 1773 से लेकर 1858 तक मानते हैं, ठीक है, और दूसरा इसे क्या कहते हैं, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1858 से लेकर 1947 तक इसे हम क्या मानते हैं, इसे मानते हैं ब्रिटिश ताज का शासन। ठीक है, ब्रिटिश ताज का शासन, यानी कि ब्रिटिश सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन कह सकते हैं, ब्रिटिश ताज कह सकते हैं, तो इसका शासन हो गया। तो यहाँ से 1858 से, क्योंकि 1700 ये जो 1857 था, ठीक है, 1857 की घटना जो है, यहाँ पे क्या हुआ था, तो भाई एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ जिसमें मंगल पांडे से लेके कुंवर सिंह जैसे लोग शामिल हुए। ठीक है, और ये जो है एक बड़ा ऐसा हम मान सकते हैं कि विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों को ये याद आ गया कि भी भारत देश तो है। यहाँ पे 70-80 साल के कुंवर सिंह, ठीक है, और दौड़ा के मारे। ठीक है, तो इनको एहसास हो गया कि केवल नाम है उनका, जो नाम है ना उस तरीके का उनका काम भी दिख रहा है हमको, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे अब संभाल के रहना चाहिए। तो फिर एक एक्ट पारित करते हैं, कहते हैं कंपनी नहीं यहाँ पे अपना शासन चलाएगी, व्यापार वगैरह जो करती है केवल व्यापार से मतलब रखे, बाकी उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसको ऐसी जिम्मेदारी दी जाए कि यहाँ का शासन तुम देखो, यहाँ का तुम देखो, और इसी वजह से वो लोग डूब जाएंगे, हमारा शासन पूरी तरह से भारत से खत्म हो जाएगा। तो फिर वो पारित करते हैं 1858 का एक्ट, और कहते हैं कि अब सीधे जो है यहाँ पे ब्रिटिश महारानी का शासन चलेगा, और जैसा व्यवहार वहां के राजाओं का होता है, हमारे यहाँ जैसे हमारे महारानी का होता है वैसे यहाँ के राजाओं का व्यवहार किया जाएगा, उनका मान सम्मान किया जाएगा, ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो ये हमको 1858 में मिलेगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे एक लगा है फिर एक हट गया है, अभी हमने सेट किया था तो सब सेट था। चार्टर अधिनियम 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था, तो देखिए 1813 में बताया गया कि 1813 का ये जो अधिनियम आया, इसमें ये बताया गया कि देखिए पूरी तरह से ना ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एकाधिकार है, एकाधिकार मतलब जो अकेले उनका अधिकार था ना, इसको बंद किया जाए, और भी लोगों को भेजेंगे हम लोग, अभी तो कम लूट रहे हैं और लोग आ जाए यहाँ पे, तो जो और लोगों को भेजेंगे ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के केवल दो ऐसे एकाधिकार को बचा के रखेंगे, एक चाय का व्यापार, दूसरा चीन के साथ व्यापार, उसी को कहते हैं चाय चीनी का व्यापार। तो चाय और चीन का व्यापार ये अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, चाय और चीन का व्यापार केवल छोड़ दिया गया था, बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो कंपनी का व्यापार एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार जारी रहा। तो यही क्या है इसका राइट आंसर होगा, 1813 में ये बातें बताई गई थी।
अगला क्या है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या पद नाम दिया गया, पहले ही हमने देख लिया था। अच्छा ठीक है, तो ये 1833 है। 1833 में देखिए, पहले 1773 में हमने देखा कि भाई बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल कह दिया गया है। और इन्हीं को 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कह दिया जाता है, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कह दिया जाता है। और इन्हीं को 1858 में वाइसराय का पद दे दिया जाएगा, वाइसराय कह दिया जाएगा। और इन्हीं को 1947 में जब देश आजाद होगा तो फिर क्या नाम दे दिया जाएगा, फिर कह दिया जाएगा, यही पद आगे बढ़ के आता है तो राष्ट्रपति जैसा पद बनता है। बात समझ में आई क्या? तो ये यहां से यहां तक ये सारी घटना है। तो क्या नाम दिया गया है, अभी इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, कब, 1833 ईस्वी में, ठीक है। हाँ सेट बट ठीक है, आगे पीछे। अब देखो कोई नहीं सेट है, अभी तक सब सेट थे, इन सबको एक बार हमने सेट किया। देखिए इसी तरीके से, जैसे ये सब सेट है ऐसे ये भी सेट है। बट हमको क्या करना है देखना। ये क्वेश्चन है 1853, ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था, यानी 1853 में क्या किया गया था, क्या महत्वपूर्ण पहलू था। तो इसने कंपनी के शासन को समाप्त किया, जी नहीं, ये तो 1858 में समाप्त होगा। इसने विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। और इसने चाय और चीनी के साथ व्यापार की कंपनी के अधिकार बहाल रखा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये भी समाप्त कर दिया गया था 1833 में, ये भी समाप्त कर दिया गया था चाय और चीनी। तो इसने भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरुआत की, बिल्कुल नहीं। तो इसने विधानसभा के स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, ठीक है। तो ये आपको बी आंसर इसका रहेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1773 के समय में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें हुई थी, तो इसने कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया था, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, ये तो सही है। इसने भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, हाँ एक न्यायालय की भी स्थापना इसमें हुई। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और साथ में इसने कंपनी के, कहीं नहीं तो नहीं देना चाहिए था, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। इसने भारत के एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बना था। बट अभी के लिए हम इसमें क्या याद रखेंगे कि इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, गवर्नर जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, ये तो बात सही है। एक सुप्रीम कोर्ट भी बना था, तो अभी के लिए हम बी ऑप्शन याद करेंगे। बना तो था इसमें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो कि 1774 में बनाया गया था। और उसके मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एलिस इम्फे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने का तत्कालीन कारण क्या था, 1858 क्यों पारित किया गया था, ये तो हमने देख ही लिया है कि विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो याद रखेंगे 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ है, 1764। सहायक गठबंधन की नीति जो है उसको हम कह सकते हैं 1765 की इलाहाबाद की संधि, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश कानूनों और न्यायिक प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कौन सा अधिनियम था जो ब्रिटिश कानून और न्यायिक प्रणाली की शुरुआत करता है। तो ब्रिटिश कानून और इन सभी से लगभग 1773 में भी, 84 में भी, 13 में भी, इन सभी के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी माध्यम उसमें शामिल थे। 1813 से लेकर 1773 तक जितने हैं सभी के सभी उसमें शामिल थे, ठीक है। तो फिर अभी हम
अभी हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरी क्लास, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, अभी क्लोज करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, बट अपलोड तो हो जाता है टाइम पे। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अपलोडिंग टाइम इसलिए कि क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा इसमें चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट रहे तो फिर थोड़ा सही रहता है ना, उस पे इधर स्लो चलता है नेट, इस वजह से अपलोडिंग में टाइम लगता है, तो फिर लेट हो जाता है सुबह में। बट फिर भी सुबह में तो आप लोग को डेली मतलब क्लास मिल रही है, अब इससे बड़ी बातें कुछ नहीं हो सकती हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।